अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस वीडियो में मैं आपसे बात कर चुकी थी कि अगर कोई भी इंजरियस स्टिमुलेंट अप्लाई होगा हमारे सेल के ऊपर, कोई भी स्ट्रेस होगा और वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा, तो सेल यूजुअली क्या करता है, अडेप्ट करता है। अब ये 4 मेथड्स के थ्रू अडेप्ट करता है जो कि हम इंजरीज़ के बाद पढ़ेंगे। लेकिन अगर ये जो स्ट्रेस है या ये जो इंजरियस स्टिमुलस है इसका ड्यूरेशन बढ़ता है, लॉन्गर ड्यूरेशन होगा, तो ये हमारे पास क्या कॉज करेगा, रिवर्सिबल सेल इंजरी कॉज करेगा। सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो रिवर्सिबल सेल इंजरी है। इसकी जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सो पहले हमें ये समझना है कि रिवर्सिबल सेल इंजरी से क्या मुराद है। फॉर एग्जांपल ये एक नॉर्मल सेल था, ठीक है, और इसके ऊपर जब इंजरी स्टिमुलस अप्लाई हुआ तो इसमें कुछ चेंजेस आ गए और इसकी मॉर्फोलॉजी और इसका जो फंक्शन वगैरह था वो डिस्टर्ब हो गया इंजरी स्टिमुलस की प्रेजेंस में। अब अगर मैं इस इंजरी स्टिमुलस को रिमूव कर देती हूँ, सेल दोबारा से अपनी नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल मॉर्फोलॉजी को अगर गेन कर लेगा तो हम कहेंगे कि ये जो इंजरी हुई थी ये रिवर्सिबल थी, क्योंकि जब हमने स्टिमुलस रिमूव किया तो सेल ने दोबारा अपनी नॉर्मल मॉर्फोलॉजी, नॉर्मल फंक्शंस को गेन कर लिया, वो इतना डैमेज अभी नहीं हुआ था। सो रिवर्सिबल सेल इंजरी हमारे पास इंजरी की वो स्टेज है एट विच मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल चेंजेस कैन बी रिवर्स, ठीक है, दे कैन बी रिवर्स और दे कैन बी रिटर्न टुवर्ड नॉर्मल वंस आफ्टर इंजरियस स्टिमुलस इज रिमूव्ड। अगर हम इंजरियस स्टिमुलस को रिमूव कर देते हैं तो सेल अपनी नॉर्मल मॉर्फोलॉजी और नॉर्मल फंक्शनिंग को गेन कर लेगा। ये स्टेज कहलाती है रिवर्सिबल सेल इंजरी। अब रिवर्सिबल सेल इंजरी की पहले हम पैथोजेनेसिस थोड़ी सी डिस्कस करेंगे और फिर मैं आपको इसके मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस बताऊंगी और एंड पे उसमें से एमसीक्यूज भी बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और पूछे जाते हैं। नॉर्मली बात कर लेते हैं हम इसकी पैथोजेनेसिस की। तो बच्चों ये एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, इस नॉर्मल सेल के पास यहाँ पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू एटीपी बनाना। एटीपी बहुत सारे सेलुलर फंक्शंस के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अब अगर हमारे पास रिवर्सिबल सेल इंजरी हो रही है और ये किस वजह से है, मोस्ट कॉमनली हाइपोक्सिया की वजह से। हाइपोक्सिया में आगे मोस्ट कॉमन रीज़न हमने पढ़ी थी क्या होती है, इस्कीमिया, ठीक है। हाइपोक्सिया की हमने 4 टाइप्स पढ़ी हैं जिनमें से सबसे कॉमन थी इस्कीमिया। चलो इस्कीमिया हो गया और यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई थी टुवर्ड सेल वो रिड्यूस हो गई और ऑक्सीजन सप्लाई क्या है, रिड्यूस हो गई है। ऑक्सीजन सही से नहीं मिल रही, ऑक्सीजन जब प्रॉपर नहीं जाएगी तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन छोड़ देगा और एटीपी नहीं बनाएगा। तो यहाँ तक हमने क्या बात की कि हाइपोक्सिया है, ठीक है, इस्कीमिया है, और इस्कीमिया की वजह से क्या हो गया, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो गई। डेफिशिएंसी हुई तो माइटोकॉन्ड्रिया ने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टॉप कर दिया और एटीपी बनना बंद हो गए। अब एटीपी हमें क्यों चाहिए थे, आपको पता है, यहाँ पे होते हैं सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप जिनका काम है 3 सोडियम को बाहर भेजना और 2 पोटाशियम को अंदर लेके आना, ठीक है। अब इन पंप्स को अपने काम करने के लिए क्या चाहिए होता है, एटीपी चाहिए होता है, लेकिन क्योंकि एटीपी बन नहीं रहा तो ये जो पंप हैं ये भी इनहिबिट हो जाएंगी, काम करना छोड़ देंगे। जब ये काम करना छोड़ देंगे तो सोडियम को बाहर कोई नहीं भेजेगा और सोडियम में टेंडेंसी होती है अंदर जाने की, तो मज़ीद सोडियम अंदर जाना शुरू कर देगा। तो यहाँ तक क्या बात हमने की कि एटीपी जब कम हो गए हैं तो जो सोडियम पोटाशियम एटीपीएज हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, इनहिबिट हो जाएंगे। जब वो इनहिबिट हो जाएंगे तो सोडियम बहुत ज़्यादा रश इन करेगा, ठीक है, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा। अब जब सोडियम अंदर जाता है तो आपको पता है सोडियम के पीछे कौन जाएगा, वाटर जाएगा। सो सोडियम को फॉलो करेगा कौन, वाटर। तो जब वाटर अंदर जाएगा तो सेल की क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग, और यहाँ से सारे मसले स्टार्ट होंगे। सो सोडियम को फॉलो करेगा वाटर। वाटर जब अंदर जाएगा तो हमारे पास हो जाएगी सेलुलर स्वेलिंग, और सेलुलर स्वेलिंग अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन है रिवर्सिबल सेल इंजरी की। रिवर्सिबल सेल इंजरी में सबसे पहले क्या नज़र आता है आपको, सेलुलर स्वेलिंग नज़र आती है। अब सेलुलर स्वेलिंग क्यों नज़र आती है, इसका मैकेनिज्म समझ आ गया कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से एटीपीएस नहीं बनते, और जब एटीपी नहीं बनता तो एटीपीएस पंप फेल हो जाते हैं, और जब वो फेल हो जाते हैं तो आयनिक कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाती है, सोडियम जाता है, वाटर अंदर जाता है और यूँ सेलुलर स्वेलिंग हो जाती है। सो अब हमने बात करनी है कि सबसे अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन हमें क्या मिली, सेलुलर स्वेलिंग मिली, ठीक है। सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेल करेंगी और इनमें से जो स्पेशली ज़्यादा स्वेलिंग प्रोमिनेंट नज़र आती है वो हमें नज़र आती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की बहुत ज़्यादा डायलेशन हुई भी होती है। जब माइटोकॉन्ड्रिया में वाटर अंदर चला जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, तो क्या चीज़ें होनी है, एक तो टर्गर राइज करेगा, ठीक है, टर्गर प्रेशर वाटर की वजह से राइज करेगा। दूसरी बात है वाटर अंदर चला गया तो सेल हैवी हो जाएगा, सो उसका साइज और जो वेट है सेल का और या फिर ऑर्गन का, जो सेल और वेट है, साइज और वेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और एक बात वो ये करता है कि हमें पैलर मिलता है, ठीक है।
अगर ये एक ऑर्गन है और इस ऑर्गन के बहुत सारे सेल इफेक्ट हुए हुए हैं और सारे मल्टीपल सेल्स की इफेक्शन की वजह से स्वेलिंग हुई हुई है, तो इन स्वेलिंग की वजह से जो कैपिलरीज होंगी वो कंजेस्ट हो जाएंगी और कंजेस्शन की वजह से पिलाहट या पीला कलर आएगा। तो ये एमसीक्यू एक दफ़ा पूछा हुआ है कि जो पैलर अपीयर होता है रिवर्सिबल सेल इंजरी में, उसकी रीज़न क्या है? तो कंजेशन ऑफ कैपिलरीज जो है वो इस पैलर की रीज़न है। तो ये बातें आपको समझ आ रही। सो हमने बात कर ली कि ये एक नॉर्मल सेल था, लेकिन अब जब हमारे पास क्या होना शुरू हो गया, रिवर्सिबल इंजरी हुई, तो एक तो सेल की बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया इतना सा नॉर्मल था तो हमें अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या नज़र आ रहा है? साइज़ में इंक्रीज़ हुआ हुआ नज़र आ रहा है। ये बात आपको समझ आ गई। 2-3 ऑर्गेनलीज की बात करेंगे, फिर मेम्ब्रेन की बात करेंगे और बात ख़त्म, ठीक है। सो हमें माइटोकॉन्ड्रिया की बात समझ आ गई। दूसरी बात आप लोगों ने ये समझनी है कि यहाँ पे होता है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके पास होता है राइबोसोम, और इस राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। पहले हमारे पास प्राइमरी प्रोटीन बनते हैं और फिर सेकेंडरी और टर्शरी प्रोटीन बनने के लिए भी एटीपी चाहिए, लेकिन चूंकि एटीपी नहीं है तो प्रोटीन्स प्रॉपर्ली नहीं बनेंगे, ठीक है। सो प्रोटीन्स हमारे पास क्या हो जाएंगे? डीनेचर्ड प्रोटीन होंगे, और ये डीनेचर्ड प्रोटीन आगे जाके मैं बताऊंगी साइटोप्लाज्म को इयोजिनोफिलिक कराने में इनका रोल है, कैसे हम आगे बात करते हैं। सो प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तीसरी बात ये है कि ये जो राइबोसोम है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है, ये भी इससे क्या होना शुरू हो जाता है? डी अटैच होना शुरू हो जाता है। ये राइबोसोम जो है ये पॉलीसोम की फॉर्म में होता है, ये मोनोसोम में कन्वर्ट हो जाता है और मोनोसोम से आगे इसके फ्रेगमेंट्स बनना शुरू हो जाते हैं जो कि आपको सेल के अंदर मिलते हैं। फोर्थ बात हमारे पास क्या आ जाती है? हमने बात कर ली किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर ली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर ली, प्रोटीन की बात कर ली। यहाँ पे दरमियान में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर एक एमसीक्यू आता है, वो आपने समझना है कि नॉर्मली अगर न्यूक्लियस का क्रोमैटिन मटीरियल ये है तो रिवर्सिबल इंजरी में हमें क्या मिलता है? यहाँ पे क्रोमैटिन की क्लम्पिंग मिलती है, ठीक है। क्रोमैटिन की क्या मिलती है? क्लम्पिंग। रिवर्सिबल में क्रोमैटिन की क्लम्पिंग मिलती है, जबकि इरिवर्सिबल में न्यूक्लियस के लिए 3 कंडीशंस हैं, न्यूक्लियर पेक्नोसिस, न्यूक्लियो कैरियोरिहेसिस और कैरियोलाइसिस, ठीक है। तो ये तीनों टर्म्स किसकी हैं? इरिवर्सिबल की, जबकि न्यूक्लियर क्लम्पिंग किसका फीचर है? रिवर्सिबल का। तो एमसीक्यू पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व इन द केस ऑफ रिवर्सिबल इंजरी। ये तीनों लिखे हुए होंगे और क्लम्पिंग लिखा होगा, तो आपने क्लम्पिंग को चूज करना है। अब अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस ऑल्टरेशंस होंगी, स्पेशली क्रोमैटिन जो है वो क्लम्प हुआ होगा। सो ये मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, अभी मैं बुक से भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, और क्या हो सकता है? और ये होता है कि अगर हम मेम्ब्रेन की बात करें तो इसकी ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इंटैक्ट होती है, ठीक है, ये इंटैक्ट होती है, लेकिन वाटर के इन्फ्लक्स की वजह से यहाँ पे बबल्स अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें इसकी सरफेस पे क्या मिलती है? ब्लबिंग मिलती है। तो आपने ये बात बतानी है कि ब्लबिंग मिलती है। अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ, मेम्ब्रेन्स में आपको क्या मिलते हैं? ब्लब्स मिलते हैं, ब्लबिंग मिलती है। एक इंपॉर्टेंट बात रह गई है कि ये जो हमारे पास ऑर्गेनलीज के पास फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, वाटर की वजह से ये कुछ थोड़े बहुत ऐसे उखड़ जाते हैं और ये आपको यूँ साइटोप्लाज्म में मिलते हैं कुछ फिगर्स, इनका नाम है माइलिन फिगर। तो आपको क्या मिलते हैं? माइलिन फिगर्स मिलते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये माइलिन फिगर हैं क्या? ये कंपोनेंट हैं फॉस्फोलिपिड के, ठीक है। दे आर द कंपोनेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड। ये फॉस्फोलिपिड के कंपोनेंट हैं जो अपनी मेम्ब्रेन से डिसोसिएट होकर साइटोप्लाज्म में यूँ रोलिंग शेप में पड़े हुए होते हैं। सो हमने बात कर ली मेम्ब्रेन ब्लबिंग की, हमने बात कर ली माइलिन फिगर की, हमने बात कर ली न्यूक्लियर क्लम्पिंग की, माइटोकॉन्ड्रिया की स्वेलिंग की बात हो गई, और प्रोटीन डीनेचुरेशन और राइबोसोम की डिसोसिएशन की बात हो गई। ये कुछ चेंजेस हैं जो आपको मिलते हैं कहाँ पे? रिवर्सिबल सेल इंजरी में। उसके अलावा वो कहता है कि हमारे पास एक तो स्वेलिंग वाली बात होगी और ये सारी कंडीशन असल में स्वेलिंग की वजह से हो रही थी। दूसरा हमें फैटी चेंजेस मिलते हैं। फैटी चेंजेस का क्या मतलब है? फैट वैक्यूल्स जो हैं वो एक्यूमुलेट हुए हुए होंगे, स्पेशली ट्राइग्लाइसराइड और ये उन टिश्यूज़ में ज़्यादा है जहाँ पे फैट मेटाबॉलिज्म होता है, स्पेशली लिवर में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको इसकी मॉर्फोलॉजी के लिहाज से आने चाहिए। अभी मैं आपको बुक से भी दिखाऊंगी, तो आपने याद रखना है, एक तो माइक्रो ये जो मेम्ब्रेन है इसकी ब्लबिंग से हुई होती है, दूसरा इसकी जो सरफेस माइक्रोवेलाई होते हैं वो भी डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, और इसकी जो इंट्रासेलुलर अटैचमेंट होती हैं वो भी थोड़ी लूजन हो जाती हैं, सही है। ये बातें हो गई हमारे पास इसकी मॉर्फोलॉजी के लिहाज से, लेकिन अभी भी इसको इतना बिगड़ा नहीं है, ऑर्गेनलीज फटी नहीं है, लाइसोसोम के एंजाइम रिलीज़ नहीं हुए, मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, तो ये अभी भी अपनी दोबारा नॉर्मल स्टेज में वापस जा सकता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे बुक की डायग्राम देखेंगे तो ये एक नॉर्मल सेल है और इसकी मॉर्फोलॉजी में क्या चेंजेस आए? एक तो ये स्वेल
हो गया। दूसरी बात है कि यहाँ पे आपको क्या मिल रही है, बबल से मिल रहे हैं। ये जो राउंडेड चीज़ें मिली हुई हैं ये माइलिन फिगर है जो कि फॉस्फोलिपिड का कंपोनेंट है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया स्वेलिंग है, राइबोसोम डिसोसिएट हुए हैं और कुछ हमें वैक्यूल मिल रहा है। लेकिन अगर ये प्रोग्रेस किया और इरिवर्सिबल में चला गया तो इरिवर्सिबल में मेम्ब्रेन फट जाती है, चीज़ें लीक आउट कर जाती हैं और फिर उसको रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। तो आई होप आपको रिवर्सिबल सेल इंजरी के सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। एक इंपॉर्टेंट बात रह गई है कि इसका ये जो साइटोप्लाज्म होता है ना ये ज़्यादा रेडर होता है, ठीक है। वैसे तो ये नेक्रोसिस के ज़्यादा प्रोमिनेंट सिम्टम है, लेकिन यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि ये रेडनेस शो करता है। अब ये रेडनेस क्यों शो करता है, दो रीजंस की वजह से। एक तो डीनेचर्ड प्रोटीन्स हैं और इन डीनेचर्ड प्रोटीन पे जो इयोजिनोफिल स्टेन है वो बहुत ईजिली बाइंड कर जाएगा और ये हमें क्या नजर आएगा, रेडर। याद रखना है ये प्रोमिनेंट फीचर है इरिवर्सिबल इंजरी का, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत नजर आता है। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास क्योंकि जो राइबोसोम है उनका जो आरएनए होता है वो बेजोफिलिक होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो लॉस हुआ जा रहा है तो बेजोफिलिया कम है तो इयोजिनोफिलिया ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। तो ये दो रीजंस हैं साइटोप्लाज्म के इयोजिनोफिलिक या ज़्यादा रेडर होने की। यहाँ पे ये हमारे पास आ गई रिवर्सिबल इंजरी। अब मैं अगर इसके एमसीक्यू की बात करूँ कि आपसे एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि इसमें आपको मिलती है न्यूक्लियर क्लम्पिंग, ठीक है। ये इसका प्रोमिनेंट फीचर है। दूसरी बात ये है कि इसमें जो पैलर था वो किस वजह से था, वो कंजेस्शन ऑफ कैपिलरीज की वजह से था, कंजेस्शन ऑफ कैपिलरीज की वजह से था। तीसरी बात है कि इसका जो इजिनोफिलिक है अगर वो रेडर है तो वो क्यों है, क्योंकि टीनेचर प्रोटीन हो चुके हुए हैं और वो इयोजिन के साथ स्टेन के साथ ज़्यादा ईजिली बाइंड करते हैं। और चौथी बात जो यहाँ से पूछी जा सकती है वो ये कि जो माइलिन फिगर है वो किस चीज़ का कंपोनेंट है या क्या असल में होती क्या है, तो वो फॉस्फोलिपिड्स का जो है, फॉस्फोलिपिड जो होती हैं उनका कंपोनेंट है जो कि वाटर की इनफ्लक्स की वजह से थोड़ा डीनेचर्ड हो गया। तो आई होप कि आपको रिवर्सिबल सेल इंजरी के मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट में हम इरिवर्सिबल सेल इंजरी को देखते हैं।